हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज है 21 अगस्त और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 21 अगस्त 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल से आपको समझाई गई है। अगर पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सबसे पहले हम लोग रिवीजन करेंगे कल के करंट अफेयर का, फिर आज की तरफ बढ़ेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि विश्व मानवतावादी दिवस मनाया गया 19 अगस्त को। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जीत लिया है मनिका विश्वकर्मा ने, और इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जीता है होमबाउंड ने। इसके अलावा प्रथम विश्व मानव रोबोट गेम्स का आयोजन बीजिंग, चाइना में किया गया। हुरून इंडिया के सबसे मूल्यवान पारिवारिक व्यवसाय की सूची में अंबानी परिवार टॉप पर रहा, और रूस ने शुक्र ग्रह पर 2036 तक वेनेरा डी मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है। इसके अलावा तान्या हेमंत ने साइपन इंटरनेशनल 2025 का खिताब जीत लिया है। और कल हम लोगों ने पढ़ा था कि कपिल बैंसला ये एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में भारत को पहला गोल्ड दिलाए हैं। एसबीआई के आर्थिक अनुसंधान विभाग के अनुसार यूपीआई यूजर्स में सबसे टॉप पर राज्य है महाराष्ट्र, दूसरे पर कर्नाटक, तीसरे पर उत्तर प्रदेश है। इसके अलावा मुंबई जो है, ये भारत के पहले महिला आधारित फूड हब का उद्घाटन यहाँ पर किया गया है। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया रिवीजन सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट में। अब हम लोग आज की करंट अफेयर पढ़ेंगे डिटेल से, लेकिन इसकी करंट अफेयर की क्विज और पीडीएफ ये आपको दोनों ही प्रोवाइड की जाती है बिल्कुल फ्री में एमजेटी ऐप पर। एमजेटी ऐप अपना ही ऐप है, गूगल प्ले स्टोर से जाइए, डाउनलोड कीजिए। लॉगिन में अगर समस्या आती है तो लॉगिन विद गूगल पर क्लिक कर दिया करो, लॉगिन हो जाएगा। इसके अलावा टेलीग्राम पर भी आपको पीडीएफ भेजी जाती है। टेलीग्राम पर रोजाना जो है रात को 9 बजे पीडीएफ आपको भेज दी जाती है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अब शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में 20 अगस्त 2025 को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया गया? 20 अगस्त को यानी 20 अगस्त को। तो 20 अगस्त को 3 महत्वपूर्ण दिवस से मनाए जाते हैं। यहाँ पर 2 हैं, एक अभी लास्ट में हम लोग बात करेंगे। अक्षय ऊर्जा दिवस और विश्व मच्छर दिवस। तो ये दोनों ही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, एक और दिवस होता है सद्भावना दिवस, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की जयंती होती है, उनकी जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। अक्षय ऊर्जा दिवस जो है रीन्यूएबल एनर्जी डे, ये रीन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए, प्रमोट करने के लिए ये मनाया जाता है। ठीक है, क्योंकि रीन्यूएबल एनर्जी में खास बात ये होती है कार्बन का एमिशन नहीं होता है। रीन्यूएबल एनर्जी में जैसे जैसे वाटर से जनित एनर्जी, ऐसी एनर्जी जो कभी खत्म ना हो, जैसे सूर्य से मिलने वाली एनर्जी है ना, तो ये सभी है रीन्यूएबल एनर्जी। पवन चक्की वाला एनर्जी, तो ये सभी रीन्यूएबल एनर्जी है। इनसे 2 फायदे, एक तो ये कभी क्षय नहीं होते, अक्षय है, इनका अथाह है वो। दूसरा बात ये कि इनसे कार्बन का एमिशन नहीं होता है, तो ये प्रकृति के लिए अनुकूल है। तो इसको बढ़ावा देने के लिए भी सरकार काम कर रही है। आपको पता होगा कि सरकार ने अभी एक रिपोर्ट मैंने बताया था कुछ दिन पहले ही, उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, कि भारत सरकार जो है 100 गीगावाट तक का टारगेट हासिल की थी, और आगे 500 गीगावाट तक का टारगेट हम लोग पहुंचने वाले हैं। बनाकर के टारगेट चल रहे हैं 2030 तक। ठीक है, अगले 5 सालों में 500 गीगावाट तक रिन्यूएबल एनर्जी पहुंचाने का लक्ष्य है। दूसरा है 20 अगस्त को ही वर्ल्ड मॉस्क्यूटो डे यानी विश्व मच्छर दिवस। तो मच्छरों के प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए, अवेयरनेस कैसी कि मच्छर से कौन कौन से रोग होते हैं, मच्छर काटने की वजह से ये रोग, कौन कौन से और रोग फैलाते हैं मच्छर, ये इन सब के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। मच्छरों से डेंगू, मलेरिया जैसे खतरनाक रोग फैलते हैं, है ना, मच्छर ही इसके वाहक होते हैं इन रोगों के। तो इससे बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी बीमारियां होती हैं, बहुत सारी डेथ भी हो जाती हैं। अफ्रीका वगैरह में मलेरिया अभी भी बहुत बड़ी समस्या है। अपने यहाँ तो मलेरिया पर ओवरकम हो गया है, लेकिन अभी भी वहाँ पर अफ्रीकी देशों में मलेरिया जो है बहुत ही खतरनाक बीमारी के रूप में कंसीडर किया जाता है। खैर, इस बार की थीम है एक्सेलरेटिंग द फाइट अगेंस्ट मलेरिया फॉर ए मोर इक्विटेबल वर्ल्ड। तो देखिए, विश्व मच्छर दिवस 20 अगस्त को मनाया जाता है, याद रखना। 1897 में सर रोनाल्ड रास ने इनकी खोज की थी, किसकी? मादा एनाफ्लीज मच्छरों की। ये वही मच्छर होते हैं जो जो मलेरिया के प्लाज्मोडियम परजीवी को वाहन करते हैं। मतलब प्लाज्मोडियम जो है परजीवी होता है ना, देखो मलेरिया रोग जो होता है मच्छर के कारण नहीं होता है, मच्छर के कारण मलेरिया रोग फैलता है। आप हमेशा जब पढ़ोगे, ध्यान से पढ़ना, अगर कोई अच्छी किताब से पढ़ोगे तो, या फिर हमारी ई बुक्स पढ़ोगे तो, मैं हमेशा लिख कर के देता हूँ आपको कि जो ये मच्छर होते हैं मादा एनाफिलीज मच्छर, ये इसके वाहक होते हैं। ठीक है, करियर होते हैं। तो जो
प्लाज्मोडियम नाम का परजीवी होता है, उसके कारण मलेरिया होता है। लेकिन प्लाज्मोडियम नाम का परजीवी ये मच्छरों को लग जाता है, अगर मच्छर इस पर बैठते हैं या मच्छरों को ये काटता है तो कुल मिलाकर के वो उनसे इन्फेक्ट होकर के तब वो मच्छर एनाफ्लीज मच्छर वो जाकर मनुष्यों को काटता है तो मनुष्य को हो जाता है मलेरिया। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि मलेरिया रोग किसके कारण से होता है तो मच्छर के कारण से नहीं, प्लाज्मा अगर परजीवी ऑप्शन दिया गया है तब पहले परजीवी पर जाना, उसके बाद फिर इस पर जाना। ठीक है, सर रोनाल्ड रास ने इसकी खोज की थी। चलिए आगे, तो ये दोनों दिवस हो गया। अब हम लोग रिवीजन करेंगे अगस्त महीने के अब तक आए हुए महत्वपूर्ण दिवस की। तो 1 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वतारोही दिवस, 1 अगस्त को ही वर्ल्ड वाइड वेब दिवस, 1 अगस्त को ही विश्व लंग कैंसर दिवस, 1 से 7 अगस्त विश्व स्तनपान सप्ताह, 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस, 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, 7 अगस्त को ही राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस, 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस, 9 अगस्त को ही विश्व नागासाकी दिवस, 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस, विश्व जैव ईंधन दिवस, 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। इसके अलावा विश्व अंगदान दिवस 13 अगस्त को, 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस, 19 अगस्त को ही मानवतावादी दिवस, 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस और अक्षय ऊर्जा दिवस। ठीक है, इसके अलावा सद्भावना दिवस भी। अगला क्वेश्चन, भारतीय रेलवे ने कहां पर देश की पहली रिमूवेबल सौर पैनल प्रणाली का शुभारंभ किया? देश की पहली रिमूवेबल सोलर पैनल प्रणाली जो कि पटरियों के बीच में लगाई गई है, ये भारतीय रेलवे ने वाराणसी में इसका परीक्षण किया है। देखो ये एक मतलब कि चलो अच्छी बात है, किया गया इनिशिएटिव लिया गया है थोड़ा सा जर्मनी वगैरह देशों से इंस्पायर होकर के, लेकिन भारत में समस्याएं भी बहुत सारी हैं, देखा जाता है उनसे कैसे ओवरकम मिलेगा। क्योंकि अभी पिछले दिनों में आपने देखा बहुत सारे पटरियों पर रिलेटेड घटनाएं देखने को मिल रही थी कि पटरियों पर कुछ लोग या तो तोड़ दे रहे थे पटरियां या पर उस पर कुछ वैसे सामान रख दे रहे थे जिससे ट्रेन प्रभावित हो जा रही थी। तो वो सारी समस्याएं आती हैं, लेकिन अभी क्या किया गया है, यहाँ पर एक निश्चित दूरी तक बीच में पटरियों के बीच में सोलर पैनल लगाया गया है। ये सोलर पैनल कितना सिक्योर रहेगा अब ये तो देखना होगा भविष्य में, लेकिन ये रिमूवेबल है, मतलब कि इसको निकाला भी जा सकता है और लगाया भी जा सकता है। इससे खास बात ये होगी कि ये जगह ज़्यादा नहीं लेगा, लेकिन एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, विद्युत प्रोड्यूस करेगा सोलर पैनल के माध्यम से। तो आने वाले दिनों में ना देखो ऐसा करना चाहिए, जो ऐसी ज़मीनें हैं, जो ऐसे क्षेत्र हैं जो पहले से रिजर्व्ड है, मतलब उनका कोई और उपयोग नहीं किया जा सकता, तो वहाँ पर सबसे बेहतर तरीका है कि वहाँ पर सोलर पैनल लगवा दो, एटलीस्ट एनर्जी तो जनरेट होगी। फॉर एग्जाम्पल आपने बहुत जगहों पर देखा होगा नदियों के ऊपर, नदियों के कुछ हिस्सों पर ऐसा किया जा सकता है कि भाई जैसे ब्रिज बनाते हो वैसे सोलर पैनल के लिए कुछ ऐसा स्टैंड टाइप का बनवा करके उस पर पैनल अगर लग जाए तो एटलीस्ट 1-2 गाँवों के लिए तो बिजली प्रोड्यूस हो ही सकती है ना। तो ऐसा प्रोजेक्ट करना चाहिए सरकार को। इसके अलावा जैसे बिल्डिंग अगर कोई बने तो कार पार्किंग की जगह पर ऐसा बना दो कि नीचे कार पार्क हो रही हो ऊपर पैनल लगा हो, तो काफ़ी सप्लाई उसमें बिल्डिंग की हो जाएगी। तो ऐसा चीज़ करना चाहिए, जो पहले से रिजर्व्ड एरिया है जहाँ पर लगना है कि हाँ ये क्षेत्र तो कवर होगा ही होगा, उस पर अगर यूज़ किया जाए। जैसे पहाड़ी इलाके पर आप देखते हो पवन चक्कियाँ लगा दी जाती हैं, तो पहाड़ी इलाकों पे तो उतना यूज़ होना नहीं है कोई और चीज़ में, तो फिर वहाँ पर पवन चक्की लगा दी जाती है। तो ये करना चाहिए। खैर ऐसे ही जो रेल की पटरियाँ बिछी रहती हैं तो बीच में उसका पटरियों का कोई यूज़ है नहीं, तो वहाँ पर सोलर पैनल बिछा दे रहे हैं, तो ऐसे करने से एनर्जी भी मिलेगी। 15 किलोवाट पीक तक का इनका एनर्जी यहाँ पर मिलेगा। 28 पैनल लगाए गए हैं अभी 70 मीटर के ट्रैक क्षेत्र पर। अभी ये बहुत ही बेसिक लेवल का है, शुरुआती दौर पर है। हाँ, अगर ये आगे आने वाले दिनों में वैकेंसीज निकाले, ग्रुप डी की बहुत सारी वैकेंसीज खाली हैं, अगर ये निकाले अच्छे तरीके से, रेगुलर अगर निगरानी होगी, रेगुलर देखरेख होगी, तो ये पैनल भी सुरक्षित रहेंगे। वरना तो आप जानते हो ट्रेनों में तो लोटा भी बांध करके रखना पड़ता जंजीर से। खैर आगे बढ़ते हैं। बनाया किसने है? बनारस लोकोमोटिव वर्क्स ने, ठीक है, BLW ने। अगला, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए टिकटॉक के साथ साझेदारी की? तो भारत के किस पड़ोसी देश ने टिकटॉक के साथ साझेदारी की है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए? कौन कर सकता है? पाकिस्तान तो पर्यटन को बढ़ावा देगा नहीं, ये तो आतंकवाद को बढ़ावा देता है। नेपाल ने अपने यहाँ टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए क्या किया है? टिकटॉक से साझेदारी की है। टिकटॉक के जरिए एक कैंपेन चलाएगा ये, और उस कैंपेन को प्रमोट करवाएगा टिकटॉक के थ्रू, कि टिकटॉक वाले भी उसको अच्छे से रिकमेंड करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो चीज़ें पहुँचे और लोग आएँ नेपाल में टूरिज़्म के लिए। क्योंकि नेपाल की इकोनॉमी टूरिज़्म पर ही बेस्ड है, टूरिज़्म चलता है तभी नेपाल चलता है
है ना। और पिछले दिनों में अगर आप रेगुलर करंट अफेयर फॉलो कर रहे होगे तो बहुत सारे इनिशिएटिव मैंने आपको बताए हुए हैं, जैसे जैसे कि अभी 97 शिखरों को, जो हिमालय के शिखर हैं, उन पर चढ़ाई मुफ्त कर दी थी उन्होंने, उस पर से हटा लिया था चार्ज। इसके अलावा और भी तरह तरह के इनिशिएटिव लेते रहते हैं ये लोग नेपाल वाले। पर्वतारोही, क्योंकि जो भी आते हैं मैक्सिमम उसमें पर्वतारोही होते हैं टूरिज्म में नेपाल में, या तो फिर जो एक दो मंदिर हैं उनके लिए आते हैं, बौद्ध मठ वगैरह उनके लिए आते हैं। तो इसमें अब तरह तरह की चीज़ें भी ये लोग रोरो फेरी सेवा वगैरह शुरू करके थोड़ा सा और अट्रैक्टिव बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, रोपवे वगैरह शुरू करके। खैर, इन्होंने हैशटैग विजिट नेपाल नाम का हैशटैग चलाने के लिए, रन कराने के लिए टिकटॉक से साझेदारी की है। टिकटॉक भारत की तरह नेपाल ने ही भी एक बार बंद कर दिया था, 13 नवंबर 2023 को इन्होंने बंद कर दिया था, लेकिन उसके बाद बैन हटा। अगस्त 2024 को यहाँ से बैन हटा दिया गया टिकटॉक से, और आज वहाँ पर चल रहा है। भारत में 2020 से ही बंद है, ठीक है, टिकटॉक जैसी ऐप बंद है। अच्छा, बैन से याद आया, अभी कल मैंने आपको एक वीडियो दिया है जिसमें बहुत सारे जो फैंटेसी गेम हैं, जैसे ड्रीम 11 हुआ, माई 11 सर्कल हुआ, MPL हुआ, ऐसे बहुत सारे जो गेम होते हैं, इन सबको लेकर के लोकसभा में एक बिल आया हुआ है, और इस पर मैंने आपको कल रात को वीडियो दी है। तो आप कल वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको पता चलेगा कि क्या ये बैन हो जाएंगे आने वाले दिनों में, क्या सरकार इन पर बैन लगा देगी पूर्णतया कि नहीं। वीडियो देखिए जानकारी के लिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। चुनाव आयोग ने 6 महीनों में चुनाव प्रणाली को मजबूत करने हेतु कितने सुधार पहलों का अनावरण किया है। देखो, चुनाव आयोग ने कहा है कि अगले 6 महीनों में ये चुनाव प्रणाली को और ज़्यादा मजबूत करेंगे। आखिर ये भी अब गलती मान रहे हैं कि हमारे यहाँ कमियां थी पहले, तो अब हम मजबूत करेंगे। 6 महीने का समय मांगे हैं। इसके लिए ये कहे हैं कि हम 28 सुधार पहल करेंगे। 28 ऐसे टेबल अनाउंस किए हैं, मतलब 28 पॉइंट्स अनाउंस किए हैं। आप देखिए यहाँ पर द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, इंट्रोड्यूस्ड 28 की इनिशिएटिव्स ओवर पास्ट 6 मंथ टू स्ट्रेंथेन इलेक्टोरल सिस्टम। इन्होंने कहा है कि ECI ने लॉन्च किया है EC नेट, एक वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो इंटीग्रेट है मोर देन 40 ऐप से फॉर वोटर्स, ऑफिशियल्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज। इन सब से ये इंटरेक्ट है, और इसकी वजह से इन्होंने 28 पहलों का अनावरण किया हुआ है अब इसके जरिए, और ये करेंगे। तो अब 6 प्रमुख स्तंभों पर आधारित होगा ये 28 जो पॉइंट्स हैं, जिसमें हितधारक सहभागिता, निर्वाचन प्रणाली शुद्धिकरण, प्रौद्योगिकी एकीकरण, टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन, इसके अलावा मतदाता सूची का शुद्धिकरण, मतदान की सुविधा, क्षमता निर्माण, ये सब चीज़ें बात बता रहे हैं। कुल मिला जुला करके वही बात कि जब तक बढ़िया से खुदेड़ो ना तब तक खुलता नहीं है कान इन लोग का। अगस्त 2025 में किस मंत्रालय द्वारा आदि कर्मयोगी अभियान शुरू किया गया। तो आदि कर्मयोगी अभियान जो है ये शुरू किया गया है अभी हाल ही में, किसके द्वारा, जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा अगस्त 2025 में शुरू किया गया है। सेंटर आदि कर्मयोगी अभियान टू कवर 7,623 ट्राइबल विलेजेस। तो 7,623 आदिवासी गांव जो हैं इनको कवर करने के लिए, जो कि 22 उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट्स में, 22 उड़ीसा के जिलों में स्थित हैं, उनके लिए शुरू किया गया है सेंटर का, यानी कि केंद्र सरकार का आदि कर्मयोगी अभियान। ठीक है, तो आदि कर्मयोगी अभियान 19 अगस्त से शुरू किया गया जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा। तो इसमें 1 लाख जनजाति प्रधान गांवों में 20 लाख परिवर्तनकारी नेतृत्वकर्ताओं को संगठित करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। विकसित भारत 2047 की दृष्टि के अनुरूप ये चल रहा है। सेवा, संकल्प और समर्पण 3 आदर्शों से इनका लिया गया है। अगला, हाल ही में आयोजित सिनसिनाटी ओपन के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। सिनसिनाटी ओपन, ये थोड़ा सा अजीब सा अटपटा सा नाम आपको लग रहा होगा, लेकिन हर साल टूर्नामेंट होता है, मैं आपको बताता भी हूँ। सिनसिनाटी ओपन इस बार का जीत लिया है कार्लोस अल्कराज ने। किसने? कार्लोस अल्कराज ने। ये स्पेन के खिलाड़ी हैं, इन्होंने सिनसिनाटी ओपन 2025 जीत लिया है, लेकिन ये तब जीते हैं जब जन्निक सिनर जो हैं ये रिटायर हो गए। ये इनकी तबीयत खराब थी, चोटिल हो गए थे, और इस वजह से ये रिटायर हुए बीमारी के कारण, और इसके बाद जो है खिताब कार्लोस अल्कराज के नाम चला गया। ठीक है, ये बन गए विजेता। अब विश्व नंबर 1 पर हैं जन्निक सिनर, ये भी याद रखना है ना। ठीक है, यहाँ पर कार्लोस अल्कराज का नाम याद रखना। अच्छा, महिलाओं में पूछा जाएगा तो ईगा स्वीतक ने जीता है। ईगा स्वीतक ने सिनसिनाटी ओपन का महिला एकल का जीता है। कार्लोस अल्कराज पुरुष एकल का जीता है। कार्लोस अल्कराज ये जीतने वाले तीसरे स्पेनिश खिलाड़ी हैं। इनसे पहले
आप जानते हो किंग ऑफ क्ले कोर्ट राफेल नडाल, वो जीते थे, और कार्लोस मोया ने भी जीता हुआ है। अगला, हाल ही में किस एयरपोर्ट ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए आव्रजन काउंटरों के स्थान पर एआई संचालित यात्री गलियारा यानी एआई ऑपरेटेड कॉरिडोर पैसेंजर कॉरिडोर शुरू किया है? इसको शुरू किया है अभी हाल ही में दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने। दुबई ने क्या किया, दुबई इस पर लगा हुआ है ना, देखो टेक्नोलॉजी में वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर रहा है अपने आप को। पिछले कुछ सालों में दुबई बहुत तेज़ी से टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट कर रहा है। अभी ये क्या कर रहे हैं कि दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजीएस्ट एयरपोर्ट है, बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है वो, वहाँ पर ये पासपोर्ट चेक करने वाली सुविधा ही खत्म करने जा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ ऐसा सिस्टम होगा कि एआई आधारित, एआई बेस्ड पूरा सब कुछ कर देंगे। एआई अपने आप एंट्री करोगे वैसे ही वो रिकॉग्नाइज कर लेगा, आपको पासपोर्ट वगैरह दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको रिकॉग्नाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको वो पहचान लेगा सब कुछ अच्छे तरीके से, है ना। आप एक बार पासपोर्ट आपके पास है या नहीं है, वो आपका ऑथेंटिकेशन करने के लिए, यहाँ पर इंटीग्रेशन करने के लिए ऑप्शन होगा, और वो तो चेक किया ही जाएगा। लेकिन एक प्रकार से जो वैलिडेशन होता है वो एआई बेस्ड हो जाएगा वेरिफिकेशन, तो फिर हैसल फ्री हो जाएगा, बहुत तेज़ी से हो जाएगा। देखिए ये जो ट्रेवलर्स का जो क्लियरेंस होता है इमिग्रेशन के लिए, वो सेकेंड्स में हो जाएंगे, बहुत जल्दी जल्दी हो जाएंगे, जो काफ़ी कई मिनट लग जाते थे। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन बहुत कम कर दिया जाएगा इमिग्रेशन के लिए, दस्तावेज दिखाने की आवश्यकता ना के बराबर हो जाएगी। तो ये ट्रेवल विदाउट बॉर्डर्स पहल के तहत ये कर रहे हैं, मतलब कोई भी इनका अवरोध ना हो, मात्र 14 सेकंड में कह रहे हैं इमिग्रेशन क्लियर कर सकेंगे। ठीक है, तो स्मार्ट टनल का हिस्सा है ये, और 2020 में ये लॉन्च किए थे प्रोजेक्ट स्मार्ट टनल। उसके तहत ये धीरे धीरे यात्रियों की सुविधा के लिए चीज़ों को फास्ट कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड होता है। ठीक है, चलिए अगला, अगस्त 2025 में किसके द्वारा एक नया स्टार्टअप पैरेलल वेब सिस्टम लॉन्च किया गया? पैरेलल वेब सिस्टम, इसको लॉन्च किया है पराग अग्रवाल ने। पराग अग्रवाल नाम आपको याद आ रहा होगा, नहीं याद आ रहा है तो मैं आपको याद दिला दूं। 2022 में जब ट्विटर को खरीदा है एलन मस्क ने, ट्विटर को जब खरीदा, जब इसका नाम बदला, एक्स कर दिया, उस टाइम पर सीईओ हुआ करते थे ये ट्विटर के, भारतीय मूल के थे, तो काफ़ी चर्चित नाम थे, भारत में भी फेमस थे, पराग अग्रवाल। इनको आप चेहरे से देखिए पहचान रहे होंगे। तो पराग अग्रवाल सीईओ हुआ करते थे, लेकिन इनका एलन मस्क से थोड़ा खटपट चल रहा था। एलन मस्क आते ही पहले तो इन्हीं को निकाले और उसका नाम, ट्विटर का नाम एक्स कर दिए, $44 बिलियन में खरीदे थे। खैर, उस टाइम ये निकले तो फिर ये हुआ कि भाई बेरोजगार हो गए, सिक्योर नौकरी तो सरकारी नौकरी ही होती है, इस टाइप के मीम्स वगैरह चले, चाहे सीईओ का पद ही क्यों ना हो। लेकिन इन्होंने क्या किया कि हार नहीं मानेंगे, बाउंस बैक किया इन्होंने, और इन्होंने अपना खुद का एक एआई चैट जीपीटी टाइप का ऐप लॉन्च कर दिया, और इस ऐप का नाम इन्होंने दिया हुआ है पैरेलल वेब सिस्टम। पैरेलल वेब सिस्टम, ठीक है, जैसे चैट जीपीटी है ओपन एआई का, जैसे कोपायलट है माइक्रोसॉफ्ट का, जैसे गूगल का जेमिनी है, ऐसे ही इनका होगा पैरेलल वेब सिस्टम। ठीक है, एक्स का ग्रोक है, ऐसे इनका है। तो इनका, इसका उद्देश्य है कि मशीनों को सीधे वेब की जानकारी एकत्रित करने, वेरीफाई करने और व्यवस्थित करने की अनुमति देना, इंसानों की तरफ से काम पूरा करने में मदद करना, मतलब वही वही सब काम। ठीक है, एआई वाला। अगला, एनपीसीआई की घोषणा के अनुसार यूपीआई पर P2P कलेक्ट रिक्वेस्ट सुविधा को कब से बंद कर दिया जाएगा? ये एक बड़ी और महत्वपूर्ण अपडेट है। आप सब ने भी कई बार देखा होगा कि पे टू कलेक्ट रिक्वेस्ट एक भेजा जाता था, है ना, एक सुविधा होती है। कई बार आप किसी शॉपिंग मॉल में जब जाते हो सामान खरीदने, या फिर कोई आपका ईएमआई वगैरह ड्यू रहता है, तो कलेक्ट रिक्वेस्ट भेजी जाती है, जिसको आप पे दबा करके आप पेमेंट करते हो और वो पेमेंट हो जाता है। लेकिन इसमें कई बार बूढ़े बुजुर्ग और जो मतलब कि कम जानकार रहते हैं टेक्नोलॉजी के, उनके साथ धोखाधड़ी हो जाता है। कई बार जल्दबाजी में उनसे भेज दिया जाता है पे रिक्वेस्ट, कलेक्ट रिक्वेस्ट, और वो पेमेंट कर देते हैं, तो इससे दिक्कत हो जाता है। अब सरकार ने कहा है, एनपीसीआई ने कहा है 1 अक्टूबर से 2025 से ये बंद हो जाएगी सुविधा। मतलब ये कि जब आपका कई बार देखे हो जो पीओएस सिस्टम होता है, उस पर भी अमाउंट लिख करके वो सेंड करता है आपके सामने पॉपअप बनकर आता है कि भाई 300 रुपये 500 रुपये जो भी है इसको पे करो, तो आप पे दबाते हो तो पेमेंट हो जाता है। अब वो नहीं हो पाएगा, अब आपको उसका क्यूआर कोड स्कैन करके खुद से ही अमाउंट डाल करके ही पेमेंट करना होगा। ठीक है ना, तो ये अब इसको पुश पुल टेक्नोलॉजी कहते हैं। पुश मतलब कि आप खुद से पुश कर रहे हो,
उसके बाद पेमेंट करो। जब आप खुद स्कैन करके पेमेंट करते हो, जब आप ई बुक लेते हो या कोर्स लेते हो, कभी कई बार एप्लीकेशन से पेमेंट नहीं हो पाता है तो हमारे पास व्हाट्सएप करते हो, वहाँ पर आपको QR कोड दिया जाता है, तो आप उसको स्कैन करते हो, उसके बाद पेमेंट करते हो। तो वो जो सुविधा हुई उसे पुश कहते हैं, ये पुश पेमेंट सिस्टम है। और अगर मान लीजिए यही मैं आपके पास डायरेक्टली वो पेमेंट का लिंक बना करके रिक्वेस्ट भेजता कि आप इतने फला अमाउंट जो है इसको पे करो, और आपके पास सिर्फ पे का ऑप्शन आता और अमाउंट बदलने का ऑप्शन नहीं आता, तो उसे कहते हैं पुल, मतलब कि खींचना, हम आपसे पैसा खींच रहे हैं, ठीक है। तो वो जो पुल वाला सिस्टम था वो बंद कर दिया गया है, अब पुश वाला सिस्टम अभी भी रहेगा, ठीक है। मतलब आप QR कोड स्कैन करके पेमेंट कर पाओगे, लेकिन जो खुद से रिक्वेस्ट आता था, कलेक्ट रिक्वेस्ट जिसे कहते हैं या फिर पुल रिक्वेस्ट कहते हैं, वो बंद कर दिया जाएगा। समझ में आई बात। बाकी UPI के बारे में तो आप जानते हो, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इसको NPCI ने 2016 में शुरू किया था। सबसे ज़्यादा UPI यूज़ करने वाला मैंने अभी आपको कल ही बताया महाराष्ट्र है, दूसरे पर कर्नाटक, तीसरे पर उत्तर प्रदेश है, ठीक है। अगला NPCI मतलब नेशनल पेमेंट गेटवे ऑफ इंडिया, UPI इसको इन्होंने 2016 में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस लॉन्च किया। प्रत्येक वर्ष 20 अगस्त को मनाए जाने वाले सद्भावना दिवस किस पूर्व प्रधानमंत्री जी की जयंती पर मनाया जाता है? तो सद्भावना दिवस साथियों पूर्व प्रधानमंत्री और भारत के अब तक के सबसे युवा प्रधानमंत्री रहे राजीव गांधी जी की जयंती पर मनाया जाता है। इनका जन्म हुआ था 20 अगस्त के दिन ही, इसलिए सद्भावना दिवस को डेडिकेट किया गया। पहली बार सद्भावना दिवस 1992 में मनाया गया। इनके निधन के पश्चात, इनका निधन हुआ था 21 मई 1991 को एक बम ब्लास्ट में, और 21 मई को इसलिए मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस, ठीक है, इनकी पुण्यतिथि पर, और इनकी जयंती पर सद्भावना दिवस, दोनों ही दिवस याद रखना। ओके, तो ये 7वें और सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। 1984 से 1989 तक ये प्रधानमंत्री रहे भारत के, और इनकी समाधि स्थल का नाम है वीर भूमि। क्लियर। चलिए, तो ये थे साथियों आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। यहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम चैनल से, तो जाइए MGT टेलीग्राम चैनल पर MGT एजुकेशन लिखकर सर्च कीजिए, और वहाँ से रात को 9 बजे PDF भेजी जाती है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। कल का क्वेश्चन देखते हैं। कल मैंने पूछा था आपसे मत्स्या 6000 इस पनडुब्बी को किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? तो ये 2027 तक अभी प्लान बना है, देखते हैं कब तक होता है। कभी कभी मिशन डिले भी हो जाते हैं, ध्यान रखना। अजय कुमार भल्ला वर्तमान में किस राज्य के राज्यपाल हैं जिन्हें नागालैंड का अतिरिक्त प्रभार दिया गया? तो ये मणिपुर के राज्यपाल हैं। आज आपको क्या बताना है? आज बताना है इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2025 के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसने जीता है? इसके अलावा वेनेरा डी मिशन का संबंध किस देश से है? वेनेरा डी मिशन। दोनों क्वेश्चंस के बारे में आपको जो भी पता हो डिटेल से जरूर आंसर करना। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे अगली क्लास में, अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।